नमस्कार, मैं सज्जनपाल मील एक बार फिर से हाजिर हूं एमबीएन साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है ना, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा था। आज वो जो विधि है राष्ट्रपति के निर्वाचन की वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखो, हमने आपको बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखो, एक विधि का उपयोग किया जाता है। निश्चित मतपत्र, मतलब उनकी आवश्यकता होती है इसमें, वो मतपत्र कितने होने चाहिए या कितने वोटों की आवश्यकता होती है जीतने के लिए, वो सारा मैं आपको आज बताऊंगा। यहाँ पर जो आमतौर पर चुनाव होते हैं हमारे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो, उनमें जो विधि उपयोग में ली जाती है वो विधि है जो सबसे आगे वही जीते। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली इंग्लिश में बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, जैसे 5 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं, एक और कुल वोट है 100, ठीक है, जिसमें एक को मिल गए 10, दूसरे को मिल गए 20, तीसरे को मिल गए 30, फिर इसको मिल गए 10, इसको मिल गए 10, तो ये हो गए 30, 30, 60, 80 और एक को मिल गए 20। तो यहाँ पर 30 वाला जीत जाएगा क्योंकि ये सबसे आगे है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वोट है इसके पास। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते। जैसा जो दौड़ में होता है, जो सबसे आगे आता है उसको विनर घोषित किया जाता है ना। तो वैसी ये प्रणाली है जो आम चुनाव में हमारे उपयोग में लाई जाती है, जिसके सबसे ज्यादा वोट आ जाते हैं, चाहे एक ही वोट ज्यादा हो, वो जीता हुआ माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। देखो, कमियां ये है कि इसमें 30 वोट वाला जीत गया और 70 वोट है वो खराब गए। बाकी 70 वोट है, यानी कि जो प्रतिनिधि जीतता है वो कितने लोगों की पसंद का है, मात्र 30। बाकी 70 लोगों की जो पसंद है वो यहाँ पर क्या है, यूं ही गई। तो अब देखो, इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे, इसमें थोड़ा सा क्या है, अलग सिस्टम है। राष्ट्रपति के चुनाव में अलग क्या सिस्टम है, यहां पर एक निश्चित मतों की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति पद के चुनाव को जीतने के लिए, जिसमें एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर का आता है, देखो ये प्रश्न सूत्र कि न्यूनतम कोटा का सूत्र क्या है। देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए एक न्यूनतम कोटा आवश्यक है। उसके लिए सूत्र है डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या +1 और +1। ठीक है, अब एक उदाहरण द्वारा हम इसको देखेंगे। मान लो कि डाले जाने वाले मतों की संख्या है 1,40,000। कितने टोटल वोट है, ध्यान से समझना इसको, 1,40,000। ठीक है ना। तो देखो, यहां पर ये न्यूनतम कोटा है, इसका सूत्र अपने लिखते हैं। न्यूनतम कोटा का डाले गए वैध मतों की संख्या, तो डाले गए वैध मतों की संख्या है 1,40,000 है। ठीक है ना, 1,40,000 है। फिर देखो कि अब बट्टे में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, तो निर्वाचित कितने सदस्य करने हैं, राष्ट्रपति कितने सदस्य बनाने हैं भाई। राष्ट्रपति तो एक ही तो बनाना है अपने को, एक ही तो बनेगा, तो उसकी संख्या होगी 1। फिर इसके प्लस में 1 है तो प्लस में 1, फिर यहां पर प्लस में 1। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1,40,000 बटे 1 + 1 2 और +1। ठीक है, जब इसको 2 से अपने भाग करेंगे 1,40,000 को, तो बचता है 70,000। कितना बचता है, 70,000 और प्लस में 1, यानी कि यहां 70,000 + 1 70,000 एक वोट चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए वोट कितने चाहिए, 70,000 एक वोट चाहिए। एक बार देखो, दोबारा देखना, समझ नहीं आया तो यहां पर कुल वोट मान लेते हैं कि कितने हैं, 1,40,000 है। और चुनाव में तो क्या होता है, जिसके सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं ना जिसको, वो जीत जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा सिस्टम क्या है, यहां पर एक निश्चित मत चाहिए,
यहाँ ज्यादा वाला नहीं जीतेगा, सबसे ज्यादा वाला एक निश्चित मत प्राप्त करेगा वो जीतेगा। तो सूत्र है न्यूनतम कोटा, यानी कि डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या +1 तो यहाँ डाले गए वोट 1,40,000 हैं टोटल है, निर्वाचित होने वाला 1 है, उसके प्लस में 1 और यहाँ प्लस में 1, तो 1 रहेगी, हो गए 2, तो 2 को जब 1,40,000 से अपने भाग करेंगे, इसको काटेंगे आपस में, तो बचेगा 70,000 और प्लस 1, यानी कि 1 यहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति निर्वाचित होना है उसको न्यूनतम कोटा के तहत कितने वोट चाहिए? 70,001। कितने वोट चाहिए? 70,001। तो यहां देखो मैं लिख देता हूं कि जीतने के लिए वोट चाहिए 70,001 और टोटल वोट कितने हैं? 1,40,000। अब आगे देखो थोड़ा समझना। अब इसमें देखो माना कि चुनाव में 4 व्यक्ति हैं वो खड़े हैं, एक है कै, एक है खै, एक है गै और एक है घै। ठीक है, जीतने के लिए वोट चाहिए हैं एक आदमी को 70,001। ठीक है, अब ऐसे मानो इसको वोट मिले 30,000, कै को, खै को मिले 20,000, फिर गै को मिले 40,000 और घै को मिले 50,000। 50, 40, 90, 110 और 140, यानी कि 1,40,000 वोट इस प्रकार हो गए। ठीक है, कौन जीता बताओ? यहां पर कौन जीत गया? जो आम हमारी चुनाव प्रक्रिया उसमें जैसे जीतते हैं तो वैसे तो गै जीत जाता ना, सबसे ज्यादा वोट किसके हैं? गै। लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया कि कम से कम कितने वोट चाहिए जीतने के लिए? 70,001। तो यहां 70,001 वोट किसी को मिले हैं क्या? किसी को भी नहीं मिले। देखो 70,001 वोट किसी को नहीं मिले। कै को वोट मिले 30,000, खै को वोट मिले हैं 20,000, गै को मिले हैं 40,000 और घै को मिले हैं 50,000 वोट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां पर एक सिस्टम है जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं ना, सबसे कम, उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट है वो अन्य लोगों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो यहां पर देखो सबसे कम वोट किसको मिले हैं? देखो आप ध्यान से, सबसे कम वोट किसको मिले हैं? खै को 20,000। ठीक है, तो खै को चुनाव प्रक्रिया से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अब कौन बच गए? कै, गै और घै। इनके पास वोट कितने हैं? कै के पास है 30,000, गै के पास है 40,000 और घै के पास है 50,000। अब देखो क्या होता है, इसके वोट इनको हस्तांतरित कर देते हैं। इसके वोट है ना, खै को हटा दिया, इसके वोट 20,000 इनको हस्तांतरित करते हैं। माना कि उसमें से 10,000 वोट इसको मिल गए, ये 20,000 में से 10,000 इसको मिल गए, बाकी बचे 10,000 है, उनमें से 5,000 इनको मिल गए, 5,000 इसको मिल गए और 5,000 इसको मिल गए। अब देखो टोटल इनके पास वोट कितने हो गए? कै के पास हो गए 30 और 10 40,000 हो गए ना। वैसे गै के पास कितने हो गए? 40 और 5 45,000। घै के पास हो गए 50 और 5 55,000। बोलो कौन जीत गया? कौन जीत गया इनमें से? अभी भी कोई नहीं जीता। क्यों? क्योंकि वोट कितने चाहिए जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को? 70,001। तो ज्यादा से ज्यादा वोट है 55,000। 70,000 तो किसी के पास आए नहीं वोट है, अभी तक कोई नहीं जीता ने। तो इसी प्रक्रिया को अपने आगे बढ़ाएंगे। अब वही सबसे कम वोट किसके पास रह गए? देखो इसके पास 55,000 हैं, गै के पास 45,000 हैं और कै के पास 40। तो सबसे कम वोट किसके हो गए? कै के। तो अब कै को क्या है, चुनावी प्रक्रिया से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा नियम के अनुसार, क्योंकि इसके पास सबसे कम वोट है। इसके वोट अब इन दोनों में हस्तांतरित कर देते हैं। मान लो 20,000, 40,000 ने 20,000 इसको दे दिए और 20,000 इसको दे दिए। ठीक है ना, गै और घै बचे हैं।
अब देखो 45 और 20 कितने हो गए, इसके पास 65,000 वोट हो गए। कितने वोट हो गए, 65,000, ठीक है ना। और इसके पास कितने वोट हो गए, इसके पास हो गए 55 और 20 75,000 वोट। कितने वोट हो गए, 75,000। और जीतने के लिए कितने चाहिए थे, 70,001 वोट। तो इसके पास हो गए 75,000। तो ये आंकड़ा इसने छू लिया ना, 70,001 वाला। चाहिए थे 70,001, जबकि गए के पास कितने बच गए, 75,000 वोट हो गए इसके पास। तो यहां राष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया कौन है, घ। कौन हो गया, घ। तो ये थी नॉर्मल सी प्रक्रिया हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अब देखते हैं अगला हम पॉइंट। अब देखो भारत के जो उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति तो देखो हमारा हो गया, उसका मतलब निर्वाचन हो गया, शक्ति आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार एक छोटा सा और मतलब टॉपिक रहता है हमारा उपराष्ट्रपति, ठीक है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण वो है नहीं, लेकिन उसके बारे में फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, भविष्य में भी आपके काम आएगा। तो देखो उप राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा संविधान में लिखा गया है। कौन से तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत है उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63, ठीक है। अब देखो आपको मैं बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति है वो, उसका जो पद है वो क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। लेकिन उससे पहले एक सरसरी नजर है जो आज तक के हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूं मैं। देखो ज्यादातर जो हमारे उपराष्ट्रपति है ना, ये बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। जो हमने राष्ट्रपति पढ़े थे ना, उन्हीं लिस्ट में से, राष्ट्रपति की लिस्ट में से ये उपराष्ट्रपति वाले मतलब लगभग नाम आपको मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में उपराष्ट्रपति बने थे और 1962 तक रहे, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाद में देखो राष्ट्रपति बने थे, है ना। फिर इनका कार्यकाल कितना था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 1952 से 1962 तक। इसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन, हालांकि देखो 5 वर्ष का ही होता है उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक, तो ये 52 से 62 तक थे, 2 बार बने, ठीक है ना। फिर वेंकटगिरी का कार्यकाल था 1967 से 1969। इसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74 तक। देखो कईयों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं हुआ क्योंकि उनको बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया, ठीक है। अब देखो बी.डी. जत्ती, इससे पहले गोपाल स्वरूप पाठक है 1969 से 74 और बी.डी. जत्ती है वो 1974 से 1979 तक उपराष्ट्रपति रहे। और इसके बाद में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनका कार्यकाल रहा 1979 से 1984। इसके बाद देखो अगले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकटरमन, जिनका कार्यकाल था 1984 से 1987। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल था 1987 से 1992। और फिर के आर नारायणन, जिनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। और इसके बाद में जो हमारे उपराष्ट्रपति हुए वो वे कृष्णकांत, ठीक है। कृष्णकांत है, इनका जो कार्यकाल था वो 1997 से लेकर सन 2002 तक था। फिर भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान के थे ये, ठीक है ना, ठीक, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब तो उस दुनिया में नहीं है। 2002 से 2007 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी ये रहे। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति। और जो वर्तमान में, अब जो मुख्य चीज आपको याद करनी है वो ये है, वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति वो कौन है, वेंकैया नायडू। क्या नाम है, वेंकैया नायडू, जो 2017 में बने और वर्तमान में है। तो ये तो देखो सरसरी नजर मैंने आपको बता दी आज तक के जितने हमारे ये उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें भाग कौन लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा,
राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य भाग इसमें नहीं लेते। ठीक है, राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों हुई, यह प्रश्न आ जाए। उपराष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों हुई, ये उपराष्ट्रपति के कार्य बताइए। तो देखो, उपराष्ट्रपति के वैसे तो ज्यादा इतने महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। इसके मुख्य मुख्य जो कार्य है ना, उनमें से ये है कि एक तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के जो मुख्य कार्य वो यही है कि अगर आकस्मिक किसी कारण राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो उस पद पे जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाए तब तक उपराष्ट्रपति ही कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति वाले समस्त कार्य करने पड़ते हैं। कब तक, जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। अब ये पद रिक्त कैसे होता है, देखो, पद रिक्त के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, मान लो राष्ट्रपति मर जाए, राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में शासन की बागडोर है, राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, क्या हो जाए, राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा दे दे समय से पूर्व। वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व क्या कर दे, ये अपना इस्तीफा दे दे राष्ट्रपति, तो उसकी जगह कार्य है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के हाथ में बागडोर आ जाती। या राष्ट्रपति अक्षम हो जाए कार्य करने, मतलब अपाहिज हो जाए या फिर ज्यादा बीमार हो जाए, ऐसी स्थिति में फिर क्या है, कौन कार्य करता है, उपराष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति विदेशों में गया हो, विदेशी दौरा, कोई आधिकारिक दौरा हो, विदेशों में गया हो राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। और एक लास्ट जो कारण है वो ये है, किसी कारणवश अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दी थी, क्या होता है महाभियोग, देख लेना। अगर किसी कारणवश महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है, तो राष्ट्रपति के पद पर फिर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति के यही कार्य हैं। एक तो वो क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद है वो कौन संभालता है, उप राष्ट्रपति। तो ये हमारा क्या हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। अब हम अगला देखो जो प्रश्न है वो देखेंगे। अब देखो, ये टॉपिक राष्ट्रपति वाला तो हमारा और उपराष्ट्रपति का क्लियर हो गया। राष्ट्रपति की शक्ति आपने कल पढ़ेंगे, उससे पहले देखो कुछ महत्वपूर्ण आपके 12वीं क्लास के अनुच्छेद है, उनके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुच्छेद 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45 को आज अपने समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है अपना अनुच्छेद 39, 39। इसमें देखो क्या है, समान रूप से जीविका प्राप्त। जीविका का मतलब होता है जीवन जीने के लिए रोजगार या कार्य। ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, राज्य है वह सभी को क्या है, समान रूप से जीविका प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 39 यानी कि 39। ठीक है ना। भौतिक संसाधनों का आवंटन, जितने भी भौतिक संसाधन हैं पृथ्वी पर, राज्य का ये दायित्व है कि उनका आवंटन है वो समता पूर्वक या समानता पूर्वक करेगा। इसके बाद में समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब चाहे तो महिला है चाहे पुरुष है, किसी भी जाति कुछ भी है वो, उसको जो कार्य समान रूप से करवाया जाएगा तो उसका वेतन भी समान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पुरुष जो श्रमिक है उसको वेतन अधिक दे दिया और महिला श्रमिक को कम, क्योंकि अगर वो काम समान कर रहे हैं ना, कार्य अगर वो समान कर रहे हैं तो उनके लिए वेतन भी क्या होगा, समान ही होगा। तो यही है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये तीनों पॉइंट कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। ठीक है, एक तो समान रूप से जीविका प्राप्त, एक भौतिक संसाधनों का आवंटन और समान कार्य के लिए समान वेतन। अब चलते हैं अपने अनुच्छेद 40। इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ, सीधा लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन और स्वायत्ता, यानी कि राज्य का दायित्व होगा कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा।
और साथ में उनको स्वायत्ता भी देगा। स्वायत्ता क्या होती है? देखो, कार्य करने की स्वतंत्रता, कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्वायत्ता। अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, या अपने विवेक अनुसार राज्य हैं वो कुछ शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे या अपने कार्यों का उपयोग कर सकेंगे, उन्हें बोलते हैं स्वायत्ता। तो ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य है उसका ये कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और साथ में उनको कुछ स्वायत्ता भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये देखो अनुच्छेद 39 और 40 हो गया हमारा। अब है अनुच्छेद 41, योग्यता के अनुसार रोजगार। ठीक है, राज्य है वो क्या है? रोजगार देगा। वो किसके अनुसार है? योग्यता के अनुसार। अब देखो ये लाइन क्यों लिखी है कि योग्यता के अनुसार रोजगार। ठीक है, हमारे यहाँ पर जितने भी रोजगार राज्य द्वारा दिए जाते हैं ना, वो योग्यता के अनुसार दिए जाते हैं। जो जिस काम के योग्य होता है उसको ये काम दे दिया जाता है। आप देखोगे कि अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको अच्छा कार्य मिल जाता है, जो कम पढ़ा लिखा है उसको थोड़ा नीचे लेवल का कार्य मिल जाता है। ठीक है, जैसे MBBS जिसने की है, PMT कर ली, वो डॉक्टर बनता है। ऐसा थोड़ी है कि 10वीं पास है या सिर्फ 12वीं पास व्यक्ति है वो डॉक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि 10वीं और 12वीं केवल है वो योग्य नहीं है डॉक्टर के पद की। उसके लिए योग्य कौन है? PMT वाला, MBBS वाला। ठीक है, इसी प्रकार जो फौज या पुलिस में जो जवान लिए जाते हैं वो शारीरिक रूप से मतलब जो दक्ष होते हैं, उनकी योग्यता होती है, उनको लिया जाता है। इसी प्रकार जो अनपढ़ व्यक्ति है वो श्रमिक के रूप में कार्य करता है, मजदूर के रूप में कार्य करता है, खेती और मजदूर के काम में करता है, या फिर निर्माण श्रमिक के रूप में वो कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि राज्य वो सभी को एक जैसी नौकरी देगा। वो राज्य है का कार्य है, राज्य है योग्यता के अनुसार वो कार्य देगा। किसी को टीचिंग का कार्य दे दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, तो वो उनकी योग्यता के अनुसार। तो ये सिस्टम कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41। राज्य का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति है उसको योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करे। बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता। बेकारी क्या होती है? सबसे पहले बेकारी होती है बेरोजगारी, यानी कि जब आदमी को काम मिले नहीं, बिल्कुल बेरोजगार हो। ठीक है ना, जो भारत की सबसे बड़ी देखो समस्या है बेकारी, बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखो अनुच्छेद 41 में ये चीज कही गई, अगर कोई व्यक्ति बेकार है, बेकार का मतलब है बेरोजगार बैठा है, ठीक है, या वृद्धावस्था यानी कि बूढ़ा हो जाता है वो व्यक्ति, कार्य करने की उसकी शारीरिक क्षमता नहीं रहती, या वो बीमार रह रहा है, बीमार हो जाता है व्यक्ति, या अंगहीन यानी कि उसका कार्य करते समय या कैसे भी कोई हाथ या पांव है वो कट गया है, वो अंगहीन हो गया है, तो इन चारों परिस्थितियों में राज्य का कर्तव्य है कि वो उसे सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। आपने देखा होगा कि जो अंगहीन व्यक्ति होते हैं, अपाहिज व्यक्ति होते हैं, उनकी पेंशन देती है सरकार, उनको वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको पेंशन देती है, वृद्धावस्था के अंतर्गत बेरोजगार जो व्यक्ति हैं उनको भी सरकार बेरोजगारी भत्ता वगैरह देती है। तो इस चीज का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है कि बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अंगहीन होने की दिशा में सरकार है उनको सार्वजनिक सहायता देगी। सार्वजनिक सहायता का मतलब है जो अन्य लोगों को सहायता मिल रही है ना सभी को, वैसी सहायता उनको भी देगी। तो हो गया अनुच्छेद 41, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। अब है अनुच्छेद 42। कौन सा अनुच्छेद है? 42। यथोचित दशाओं का प्रबंधन करना। यथोचित दशाएं कौन सी होती है? कार्य की भी कुछ दशाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी कार्यालय, उनमें पंखे लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, कई कार्यालयों में तो AC भी लगे होते हैं, वो होती हैं यथोचित दशाएं। ठीक है, ऐसे नहीं है अभी वैसी दशाएं यहाँ पर मजदूरों के ऊपर भी देखो इस नियम का या इस अनुच्छेद का पालन करना आवश्यक होता है कि मजदूर जो कार्य करें श्रमिक के, उनके लिए छाया होनी चाहिए उनके सर के ऊपर। ऐसे नहीं भी उनसे धूप में काम करवाएं, अगर धूप में उससे काम करवाते तो मानवीय दशाएं नहीं है, वो पार्श्विक दशाएं होगी। तो कुछ मानवीय दशाओं का सरकार का कर्तव्य है कि मानवीय दशाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। जैसे कार्य जो स्थल है वहाँ वो सुरक्षित होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और मतलब गंदगी से मतलब युक्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इस प्रकार के जो दशाएं हैं उनको बोलते हैं यथोचित दशाएं। अनुच्छेद 42। इसका प्रबंधन कौन करेगा? राज्य।
दूसरा है प्रसूता अवस्था में कार्य पर रोक। अगर कोई महिला है वो बच्चे को जन्म देने की स्थिति में है तो राज्य का कर्तव्य है कि उसको कुछ दिनों के लिए अवकाश पर भेज दिया जाए, सवेतनिक, यानी कि उसको पैसे भी मिले, वेतन भी मिले और उसको कुछ दिनों की छुट्टी मिले या उसको अवकाश भी मिले। इसका जिक्र है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में। ठीक है, फिर है देखो अनुच्छेद 43, ठीक है ना, अनुच्छेद 43, श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन, यानी कि जो श्रमिक हैं उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ जो वेतन है वो अवश्य मिलना चाहिए। इतना वेतन तो मिले उसको कि उससे उसके परिवार की जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मजदूर है उसको बिल्कुल ही थोड़ा वेतन दिया जाए, फिर तो उसका शोषण हो गया। ठीक है, तो कम से कम इतना वेतन सरकार है वो निर्धारित करे कि वो जो श्रमिक है अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके। कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 43। तो देखो 39, 40, 41, 42, 43, 5 ये हो गए। अब 2 बचे हैं, 44 और 45। अनुच्छेद 44, देश के सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, मतलब सभी लोग जितने भी देश के उनके लिए समान नियम कायदे कानून बनाए। अनुच्छेद 45 से 10 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, राज्य ही करेगा। इसका अनुच्छेद 45 में जिक्र है, यानी कि कितने 10 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क फ्री पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जानी चाहिए? राज्य द्वारा, और राज्य करता भी है ये। ठीक है, इसको मौलिक अधिकारों में भी देखो जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त या निःशुल्क जो शिक्षा की व्यवस्था राज्य करता है। तो देखो आज हमने ये महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं ये हमने पढ़े, तो इनको याद करना जरूरी है आपको, क्योंकि इनमें से अनुच्छेद पूछा जा सकता है 2 नंबर का कोई भी। आर्थिक अनुच्छेद है, लगभग अनुच्छेद है, इनमें से 1-2 छोड़ दिया जाए तो सारे क्या है? आर्थिक अनुच्छेद है। कुछ सामाजिक अनुच्छेद है उनके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखो जितनी चीजें आपको पढ़ाई जाए आप उनको दोहराएं जरूर, नोटबुक है उसमें नोट भी करें इसके। और देखो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है ना, लाइक भी करें इस पर और कमेंट भी करें, जो प्रॉब्लम वो भी कमेंट करें और अच्छा लग रहा है तो भी क्या है कमेंट करें। तो देखो अगले वीडियो के लिए चाहता हूं इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।